अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कामरान सईद। ये बात है 14 मई 1948 की, जब डेविड बिन गॉरियन जो कि जूविश यानी इसराइली एजेंसी जो थी उसका सरबराह था, उसने डिक्लेयर कर दिया कि इसराइल अब एक स्टेट बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमन, उन्होंने भी सेम उसी दिन पे इस चीज को डिक्लेयर किया कि हाँ वाकई इसराइल के अंदर जो है ये एक स्टेट बॉर्न हो चुकी है। जूइश कम्युनिटी को ये अलाउ कर दिया गया था कि वो वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं भी किसी भी जगह पे जाके वो अब रह सकते हैं, एक पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। तो अब जब उन्होंने रहना शुरू कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे उन्होंने वो जमीनें खरीदना शुरू कर दी, उनके पास मलकियत जाना शुरू हुई इसराइलियों। 1945 में एक मुआहदा ऑलरेडी हो चुका था एस्टैब्लिश, और ये मुआहदा फ्रैंकलिन डी रूसीवेल्ट ने किया था। और मुआहदे के अंदर ये डिस्कस किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट तब तक मुदाखलत यानी इंटरवीन नहीं कर सकता पैलेस्टाइन अरब और पैलेस्टाइन जूइश के बीच में, जब तक ये दोनों कम्युनिटीज अलाउ ना करें कि हमारे मैटर्स के अंदर कुछ डिस्कस किया जाए। जो 181 रेजोल्यूशन थी, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि ये एक नजरियात का डिफरेंस ही है, तो उस बेस पर वहीं रहने वाले पैलेस्टाइन अरब्स और पैलेस्टाइन जूइश को अलग अलग प्रोविंसेस बना के देने की एक सजेशन सामने आई। जो तनाजात थे ये बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे आ गए कि अब उन्हें 1948 तक पहुंचने में ये अलग स्टेट डिक्लेयर्ड हो गई। अब चूंकि ये र्यूमर और ये कंफर्मिटी यूएस की तरफ से भी आ गई थी कि इसराइल अब इस्टेब्लिश हो चुका है, तो डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स थे, द पैलेस्टाइन पोस्ट थी या न्यूयॉर्क टाइम्स था, इनके अंदर बाकायदा हेडलाइंस लगना शुरू हो गई। और वो हेडलाइंस ये थी कि इसराइल स्टेट हैज बीन बॉर्न, यानी कि इसराइल की स्टेट अब पैदा हो चुकी है। अच्छा, सबसे मेन चीज इसके अंदर ना यरूशलेम है, उसी का कब्जा चाहिए हर किसी को। अब उसका कब्जा लेने की जरूरत क्या है? जो प्रोफेसीज थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की, वो प्रोफेसीज तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पूरी होती रहेंगी, लेकिन जो प्रेजेंट एरा है और जो बाकदरे एफर्ट जो कर रहे हैं ये लोग, जो जंगें हो रही हैं, उस बेस पे देखा यह जा सकता है कि यरूशलेम आधा उस टाइम पैलेस्टाइन मुस्लिम्स यानी अरब्स के पास था और पैलेस्टाइन जूइश के पास था आधा। इसी के ऊपर मेन तनाजा था। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता 1948 की डिक्लेरेशन के बाद और जितने इनकी कॉन्स्पिरेंसीज थी, कोई प्रॉब्लम्स थे, सारे प्रॉब्लम्स चलते चलते 1967 में इसराइल ने गजा का जो वेस्टर्न हिस्सा था उस पर भी कब्जा कर लिया। 22 सितंबर 1948 में इजिप्ट में अमीन अल हुसैनी थे, जो यरूशलेम के मुफ्ती जाने जाते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने इस मसले को सबसे पहले बताया कि अगर आपने उसकी अलग स्टेट दे दी है तो इसके अंदर एक पीसफुल एलिमेंट ऐड किया जाए या यूएन को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, या बहुत बड़े जो कंट्रीज है जिन्होंने हिमायत की थी पैलेस्टाइन और इसकी इसराइल की अलग स्टेट बनाने की, तो उनको कहा जाए कि ये अमन जो है वो बरकरार रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अमन बरकरार नहीं रह पाया। अब आते हैं हालिया मिसाल पे। ये डेट है 7 अक्टूबर 2023, यानी 2023 को 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला होता है हमास की तरफ से। हमास एक छोटी सी टेरिटरी है इसराइल के बराबर में ही, और ये कदरे बहुत पहले इसका एक छोटा सा एलाइज था, इनके एक अच्छे ताल्लुकात थे इसराइल के साथ, और इसको एस्टैब्लिश करने में भी इसराइल का एक छोटा सा हिस्सा हिस्ट्री में आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ क्लैशेस और कुछ डिफरेंसेस आइडियोलॉजी, जैसे पहले बताया, आइडियोलॉजी की बेस पे ये सारे अलग हो गए, और अलग होने के बाद उन्होंने हिमायत करना शुरू कर दी पैलेस्टाइन अरब्स की। आज भी आप जूविश जितने भी यंग जनरेशन है या सारे हैं उनके ओल्ड एज के हैं जितने भी हैं, वो सारे अपनी जुबान पर एक प्रोटेस्ट के तौर पर एक लफ्ज रखते हैं और वो बोलते हैं कि अरबों की मौत, अरबों की मौत। ये उनके जहन में, उनके जुबान पर तारी है। क्यों? एक नफरत का पैगाम है और ये जंग जारी है और ये खत्म ना होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ पैलेस्टाइन्स हैं, पैलेस्टाइन्स रिटेलिएट किया है उन्होंने कि 7 अक्टूबर को आखिर हमास ने बैठे बैठे हमला क्यों किया। मोसाद जो नंबर 1 इंटेलिजेंस मानी जाती है इसराइल की, वो कैसे फेल हो गई अचानक, उसको कैसे पता नहीं चला, और जितना एयर डिफेंस सिस्टम है उनका वो कैसे फेल हो गया। 5000 रॉकेट्स एक साथ आने के लिए उनको इंफॉर्मेशन कैसे नहीं मिली अगर जहां पे आए वो। और उसके बाद जो 1400 बंदे इसराइल के अंदर मरे, उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने गजा और जितना हिस्सा पैलेस्टाइन का दूसरा बचा हुआ है वहां पे बता दिया कि आप 24 घंटे के अंदर इसको खाली कर ले, वरना ये बिल्कुल बॉम्बिंग करके क्लियर कर दिया जाएगा, लैंडस्केप कर दिया जाएगा पूरा। और वहां के लोग जितने भी थे गजा में रहने वाले, उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने जो है वतन को छोड़ के, अपनी जमीन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इसराइल ने उन पर हमला किया और तकरीबन 3300 लोग इस हमले में मारे गए।
ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ये सारी चीजें चलती हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड, आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज का कॉन्फ्लिक्ट वैलिड है। लेकिन मेरा ये सवाल है पूरी दुनिया से, मुसलमानों से और सबसे, कि इससे हासिल क्या हुआ है। जिन अरबों के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, वो अरब बजाय लड़ाई करने के अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं। आप देखें सऊदी अरब को, कतर को और दूसरी जगहों को। आपको पता है हमास को इस जो असला और बाकी चीजें देने के अंदर एक रिपोर्ट देखें अगर आप, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स हैं और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स हैं, वो बोलते हैं कि हमास को असला देने में कतर का और तुर्की का, इन दोनों का हाथ है। बाय रोड या बाय सी वो पहुंचाते हैं वहां पे लड़ने के लिए। तो अगर इनकी तरफ से ये सवाल है, तो हमारे पास दूसरी डिक्लेरेशन भी है कि इसराइल को जो हमला करने के लिए जितने भी वेपन्स अमेरिका और बाकी फ्रांस की तरफ से दिया जाता है, इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अब देखें लड़ाई के दौरान जिस मुल्क ने इसराइल का साथ दिया और किस मुल्क ने फलस्तीन का साथ दिया। जिस मुल्क ने इसराइल का साथ दिया वो उसको एक लीगल टेरिटरी काउंट करते हैं कि यूएन की तरफ से ये डिक्लेरेशन है, वो एक डेमोक्रेटिक टाइप की है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। वो मतलब एक स्टेबिलिटी है उसके अंदर और वो डिफेंस फोर्स रखती है। अब जबकि डिफेंस यहाँ पे नाम आ गया तो याद रखिएगा, डिफेंस फोर्स डिफेंसिव होता है। डिफेंसिव मोड में वो अटैक पहले नहीं करता, वो रिटेलिएट करता है, वो रिप्लाई करता है। हमास की तरफ से ये कराया गया या हुआ, व्हाटएवर जो भी है इसके पीछे रीजन, उससे एक जवाब मिल गया इसराइल को हमला करने का कि अब वो हमास प्लस गजा प्लस फलस्तीन के जितने बचे हुए हिस्से उन पर मुकम्मल काबिज हो जाए। यहां पाकिस्तानी कौम से एक बड़ा मेरा गिला और एक अफसोस है कि हमारे मुल्क के अंदर डीपी चेंज हो रही है, व्हाट्सएप की, सोशल मीडिया पे चेंज हो रहे हैं सारी चीजें कि फलस्तीन में ये हो गया, फलस्तीन में वो हो गया, हम जान दे देंगे, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो। बहुत र्यूमर्स और बहुत रियल उनके जो स्पिरिचुअल उनकी इंटेंशंस थी पैलेस्टाइन मुस्लिम्स या पैलेस्टाइन अरब्स के लिए, जो उनको लगता है कि वो बहुत और वाकई जुल्म हो रहा है उन पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहां हम रह रहे हैं, एक वाकया हुआ सिंध के अंदर, जो पीर साहब हैं, वो पीर साहब एक छोटी सी बच्ची, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी, या वीडियो चलाने की नहीं है, वो ऐसी कि वो तड़प रही एसी के अंदर ठंड के मारे, और वो जनाब साइड में कंबल ओढ़े सिंध की इतनी सख्त गर्मी के अंदर घर के अंदर बंद होके एसी ऑन करके वो चिल्ड एसी के अंदर सो रहे, और बेचारी फर्श के ऊपर जान चली जाती है। चले पैलेस्टाइन जो है वो भी नजर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी सिंध के अंदर, सिंध में यही वाकया हो गया। कितने पाकिस्तानी निकल के प्रोटेस्ट करने गए, कराची से भी अगर कोई निकले तो यहाँ तक उनको कोई 300 से 400 किलोमीटर का सफर बनता है, जो कि उनके लिए 2-3 घंटे 4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर के ऊपर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि फलस्तीन ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर आए दिन इज्जतें लुट रही हैं, पाकिस्तान के अंदर आए दिन मसाइल हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बच्चे कत्ल हो रहे हैं, हमारे आर्म फोर्सेस कत्ल हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कौन सा पाकिस्तानी कोई एक बताएं जो इस प्रोटेस्ट के लिए निकला हो किसी कम्युनिटी के थ्रू। पाकिस्तान के अंदर जितना जो सरजमीन बेआइन बनी हुई है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो निकले हैं, जो अपने घर में नहीं निकल सकता, उनके नारे लग रहे हैं कि फलस्तीन के अंदर ये हो गया, फलस्तीन के अंदर वो हो गया, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करो। और पाकिस्तान में आवाज तक नहीं निकलती उस प्रोटेस्ट की, डरते हैं कि घर से ना ले जाएं। ये पाकिस्तानी कौम से एक मेरा गिला है कि देखें, गिला भी है और एक एडवाइस भी है कि हम जहां रह रहे हैं हमारे मसले बहुत ज्यादा हैं, वहां उनकी तरफ से हाँ जुबान से आपने बोल दिया ठीक है, अदरवाइज जितने अरब कंट्रीज हैं उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, वो उनकी आवाज भी उठा रहे हैं, फाइनेंशियल जितना भी कर रहे हैं। आपके पास तो रोड मैप भी नहीं है कि वो पहुंचेगा कैसे यहाँ पे, अगर कोई कलेक्शन भी करते हैं तो। खैर ये एक रीजन है। पाकिस्तान को मेरे हिसाब से अपने अंदरूनी मसाइल पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। फलस्तीनी भाइयों को भी याद रखें, लेकिन अंदरूनी मसाइल पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान को इस टाइम रिटेलिएशन या जंग या वॉर की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस टाइम पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है, जो कि हम नौजवान और सारे के सारे दे सकते हैं। पाकिस्तानी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जब आप डिफेंस के अंदर अच्छा खासा आपका एक स्ट्रेंथ हो जाती है, तो कोई कंट्री आपसे या उधार ले बजाय देने के